जय हिंद दोस्तों। जैसा कि ये क्लास आपको ऐसे भी पर डे एज़ यूजुअल जिस टाइम में मिलता था, आज तो पक्का नहीं मिला होगा। ये आपको क्लास मिलेगा भी तो लगभग 9 बजे के आसपास, मतलब जब आपके पास पहुंचेगा। हो सकता है कुछ लोग कल होके इस क्लास को देख रहे हो। तो फ़िलहाल 9 दिनों तक थोड़ा सा 9-10 दिनों तक हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा मतलब इधर से हट चुके हैं, इस काम से हट के और किसी और काम में लगे हुए हैं। क्या करोगे, क्योंकि आप लोग को लगता होगा क्या है नहीं है, तो देखिए अपना भी कर्म धर्म कुछ होता है, उन सब चीज़ों पे भी फोकस करना होता है। तो अभी फ़िलहाल 9-10 दिन हम, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रहा है, तो उधर टाइम बीत जाता है, सुबह में भी शाम में भी, तो टाइम पर आपको क्लास नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है चलो लेट से ही सही हम पढ़ा दें। और लास्ट क्लास में हम आपको बताने के लिए बोले थे कि वॉइस या केस बता देंगे, दोनों में से। तो हम तो दोनों बता देंगे, वॉइस भी और केस भी। वॉइस बोल रहे हैं, वर्ब और केस। वॉइस तो चलिए रहा, लेकिन वॉइस में वर्ब चाहिए। अब थोड़ा सा मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। है क्या कि हॉल में थोड़ा सा ज़्यादा बल्ब ऑन हो गया है, लाइट उतने आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कहाँ थे हम कह रहे थे कि वॉइस तो हम पढ़ा ही रहे हैं। अब वॉइस में बताते बताते दो चीज़ आ गया। वॉइस में आपको केस के भी यूज पड़ेगा, मतलब आपको केस का नॉलेज होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। चलो वोकेटिव केस को भोग दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसको छोड़ दीजिए। वोकेटिव केस उतना यूजफुल नहीं है, वॉइस में वोकेटिव केस का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस तो भर भर के इस्तेमाल होता है वॉइस में। वॉइस क्या, डिग्री में भी, नरेशन में भी, और टेंस में डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। टेंस में तो जो हिंदी रहता है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, मतलब टाइम एंड टेंस में। तो वॉइस जब आप पढ़ोगे, जैसे अभी तो आप ट्रांजिशन सीख रहे थे, ये थोड़े ना वॉइस है जो रियली में 10th के एग्ज़ाम में आता है या जो 12th के एग्ज़ाम में आता है। कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता होगा सर, किस तरह के क्वेश्चन रहता होगा, जब वो वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। टाइम एंड टेंस पढ़ लिए सर, टाइम एंड टेंस से किस तरह के क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जब वो सब हम दिखाएंगे तो वो अलग तरह का क्वेश्चन है, वो ग्रामर बेस्ड है। और यहाँ आप ट्रांसलेशन बेस्ड पढ़ रहे हैं। तो वॉइस को जब इंग्लिश में पढ़ेंगे, मतलब ग्रामर उसका हम पढ़ेंगे, ग्रामर के तौर पर अगर हम पढ़ेंगे तो ग्रामर के तौर पर पढ़ते वक्त हमको दो चीज़ का नॉलेज एकदम हर हालत पे होना चाहिए। एक तो केस हर हालत पे आना चाहिए, और दूसरा वर्ब के पहचान होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ब है। वर्ब ही नहीं पता है तो फिर वॉइस में अटक जाएंगे हम, क्योंकि जब वॉइस डिटेल में पढ़िएगा थोड़ा सा आगे तो पढ़ाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। तो वर्ब पता होगा तभी नहीं। तो चलिए इन सब बातों को रोकते हुए डायरेक्ट हम बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब, ऐसे ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, इस चैनल पे नहीं लेकिन किसी न किसी चैनल पे हम पढ़ा चुके हैं वर्ब। वर्ब क्या, वर्ब माने क्रिया। डिफिनेशन देखो, कोई भी कुछ भी बोले, गूगल पे आप सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, जहाँ सर्च कर लो, आप तो यूट्यूब पे देखे रहो। हमको डिफिनेशन से नहीं मतलब, हम डिफिनेशन क्या चार लगाएंगे कि डिफिनेशन के हम चाटेंगे, क्या करेंगे हम डिफिनेशन के आखिर। डिफिनेशन ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, कहीं भी नहीं। डिफिनेशन का हम करेंगे क्या, तो कुछ नहीं। तो बस आपको वर्ब पता होना चाहिए। क्रिया, अब क्रिया क्या होता है, क्रिया क्या होता है, तो कहने का मतलब है कि वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में इस तरह से उपयोग होगा कि डायरेक्ट कोई काम कर रहा। वर्ब का मतलब है कि या तो काम के होने का बोध हो, काम के होने का बोध हो, या फिर अगर काम के होने का नहीं भी बोध हो, मान लो कि काम के होने का बोध नहीं हो रहा है उससे सर, तो काम को सपोर्ट करता है, काम को सपोर्ट करता है। किस तरह से सपोर्ट करता है कि आप काम
किस समय में कर रहे हैं, काम किस वक्त कर रहे हैं, काम करने का टाइम क्या है, ये बात जो बतलाता है उसको भी वर्ब ही कहते हैं। नहीं सर, उसको तो टाइम एंड टेंस कहते हैं। इसे बोलते नहीं कि हम भी आए दिन इंग्लिश देखते रहते हैं, किसी का टेंस देख रहे थे, टाइम देख रहे थे, उसका कहना था कि वर्तमान काल नहीं है, वर्तमान समय है, भूतकाल नहीं है, भूत समय। चलो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में ऐसा होता हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो, जैसे इंग्लिश का अगर ज़्यादा ज्ञान हो तो हो सकता है कि वर्तमान काल को वर्तमान समय बोले, भूतकाल को भूत समय बोले और भविष्यत काल को भविष्यत समय बोले। तो काल किसको बोलिएगा? तो इंग्लिश में थोड़ा सा डीप जाओगे तो बहुत सारे वैसे इंग्लिश के ज्ञाता हैं, मतलब किताब उनका छपा हुआ, अच्छा खासा किताब बिक रहा है मार्केट में हज़ारों की संख्या में। वो कहते हैं कि टेंस दुइये गो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। सही बात है, क्योंकि फ्यूचर टेंस मॉडल्स में आ जाता है, मॉडल एक्टिव में। तो उन सब के बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन टाइम आने पर, फ़िलहाल अभी नहीं, अभी भटक जाओगे, हम ही रहते हैं। वर्ब क्या है? तो वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के काम के होने का बोध होता है, जिससे कोई काम के होने का बोध हो, किसी प्रकार के काम के होने का बोध हो। वर्ब क्या है? वैसा शब्द जिससे काम के होने का बोध हो। अब एक के बाद कितना बार बोल रहे हैं, वैसा शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध हो, वैसा शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध हो। क्या हर बार काम के होने का बोध हो? नहीं, या तो काम के होने का बोध हो, या तो काम के होने का बोध हो, या तो काम के होने का बोध नहीं हो तो, अगर काम के होने का बोध नहीं हो तो, या तो काम को सपोर्ट कर रहा हो, काम की सहायता कर रहा हो, काम की मदद कर रहा हो। किस प्रकार से? क्या उसको पैसा दे रहा है? मदद करना मैंने पैसा देना। नहीं सर, पैसा नहीं दे सकता है, तो किस तरह से मदद कर रहा है? क्या उसका पैर हाथ दबा रहा है, या माथा चाप रहा है, क्या कर रहा है? नहीं सर, तो मदद किस तरह से कर रहा है? उसके घर का काम कर रहा है, झाड़ू बाड़ू दे रहा है। मदद इन द सेंस मतलब किस तरह से मदद कर रहा है मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब को इस तरह से मदद करता है कि मेन वर्ब बोलने से सेंटेंस में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कि आखिर खाना पीना, लेकिन खाना पीना कौन से समय में खाना पीना, ये समय का जो बोध कराता है वो भी वर्ब। हालांकि उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिलरी वर्ब, जो कि मेन वर्ब को सहायता करता है। यही बोला जाता है, आप कोई भी इंग्लिश की किताब उठा लो ग्रामर का, अब नाम तो देखिए हम यहाँ पे नहीं ले सकते यूट्यूब पे, किसी भी किताब का नाम लेना यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि नाम लेंगे। लेकिन आप कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा मेन वर्ब जिससे किसी काम के होने का बोध होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? तो जो मेन वर्ब को सहायता करता है। तो हम भी तो यही बात बोल रहे हैं, गौर से सुनोगे तो। वर्ब किसे कहते हैं? और अगर नहीं सुनते हो तो हिंदी मीडियम में हम हिंदी में लिखते हैं वैसा शब्द, हिंदी में लिखेंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसा शब्द और इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken all over the world. It is also a subject, and it is the most important matter that English is a subject lies in arts faculty. इंग्लिश जो है सब्जेक्ट है मानते हैं, और ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में आता है, और आर्ट्स में कोई डेफिनेशन नहीं होता है, याद रखना। जैसे हम भाषण नहीं दे रहे, किसी को अगर भाषण लग रहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं, इस चैनल को छोड़ के चले जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज है, हमको बोलना ही पड़ेगा। अगर किसी को ख़राब लग रहा है तो हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं कि इस चैनल से चले जाइए, किसी और का पढ़ लीजिए आप जाके। लैंग्वेज है तो हमको बोलना ही पड़ेगा लैंग्वेज में। मैथ नहीं कि आए पढ़ाएँ चले गए। देखिए, किसी को बुरा लग जाता है इसलिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि आप चैनल को छोड़ दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अब जहाँ जाना है वहाँ जाके पढ़ लीजिए बाबू। लेकिन यहाँ तो सुनना पड़ेगा, इंग्लिश है तो। इंग्लिश
एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट साइंस फैकल्टी की नहीं, आर्ट्स फैकल्टी की। साइंस में अगर पढ़ोगे तो जैसे न्यूटन की गति का नियम, व्हाट इज़ द लॉज ऑफ न्यूटन्स मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ न्यूटन मोशन, तो कहीं भी आप पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, चाइना में पढ़ लो, इंग्लैंड में पढ़ लो, अमेरिका में पढ़ लो, हर जगह न्यूटन की गति का पहला नियम सेम चीज़ है। लैंग्वेज अलग होगा, हम हिंदी में पढ़ाएंगे, कोई इंग्लिश में पढ़ाएगा, कोई चाइना में पढ़ाएगा, कोई बंगाली में पढ़ाएगा, कोई उर्दू में, कोई फ़ारसी में, कोई तमिल में, पता नहीं तेलुगु में, जो भी, लेकिन न्यूटन की गति के नियम सब सेम बताएगा। लेकिन हम लोगों का हिस्ट्री अलग है। हम हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो मेरा हिस्ट्री अलग है। हम अपने हिस्ट्री में भगत सिंह को क्रांतिकारी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी कहते हैं, और रियल में थे, मानते हैं उनको, दिल से नमन करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी लोग उनको आतंकवादी कहते हैं। मतलब उसका अलग इतिहास, मेरा अलग इतिहास, मेरा पॉलिटी अलग है। मेरे यहाँ का जो पॉलिटी है वो अलग है भारत का, यूके का पॉलिटी अलग, मेरा संविधान अलग, उसका संविधान अलग, मेरा ज्योग्राफी अलग, उसका ज्योग्राफी अलग, मेरा इकोनॉमिक्स अलग, मतलब हमारा इकोनॉमिक्स अलग, उसका इकोनॉमिक्स अलग। आर्ट्स में जगह जगह पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, कौन से जगह पे पढ़ रहे हैं। जो जगह पे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आर्ट्स चलता है। जैसे यहाँ आर्ट्स जब भी यूपीएससी की तैयारी करोगे तो यहाँ पे हम लोग इथिक्स यहाँ के हिसाब से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग कल्चर, आर्ट एंड कल्चर यहाँ के हिसाब से पढ़ेंगे, इंडिया के हिसाब से। इंग्लैंड वाला इंग्लैंड के हिसाब से पढ़ेगा। तो पहले माइंड में क्लियर कर लो कि आर्ट्स का डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है। आर्ट्स में किसी भी चीज़ का डेफिनेशन फिक्स नहीं होता है। 10 विद्यार्थी 10 तरह से डेफिनेशन लिखेगा, 10 का तालमेल नहीं हो सकता है। आर्ट्स बहुत अच्छा विषय है, लेकिन यही है कि उसमें खुद की समझ डेवलप करनी है, खुद की। जस्ट लाइक इंग्लिश में भी है। अब हम बोल रहे हैं वर्ब क्या है, तो वर्ब आप किताब से देख के डिफाइन नहीं कर सकते हैं, समझने की चीज़ है। वैसा शब्द जिससे कोई काम के होने का बोध होता है। इंग्लिश में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर इंग्लिश आप जानवे करते तो क्यों यूट्यूब पे सर्च करते कि इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वर्ब क्यों सर्च करते? नहीं जानते हो तभी आप सीखने आओ। पहले सीखो, फिर इंग्लिश में देखा जाएगा। वैसा शब्द जिससे कोई काम के होने का बोध होता है, या जो यह बताता हो कि काम किस समय या किस अवस्था में हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि बस पकड़ लिए सर काम काम काम, सिर्फ काम ही नहीं, अभी और भी चेंज होने वाला है। वर्ब सिर्फ काम ही नहीं बताता है। जैसे अभी एक टर्म है ना, अवस्था, अवस्था को भी बतलाता है वर्ब, वर्ब अवस्था को भी बतलाता है, वर्ब अधिकार को भी बतलाता है, वर्ब संबंध को भी बतलाता है, संबंध को भी बतलाता है। तो वैसा शब्द जो काम के बारे में तो बताता है, ऐसा नहीं कहीं काम के बारे में नहीं बतलाता, काम तो बताता ही है, लेकिन कहीं कहीं काम के अलावा संबंध, अधिकार और अवस्था, इन सब के बारे में भी जानकारी देता है, उसको वर्ब कहते हैं। डेफिनेशन जान गए, ठीक है। बाकी डेफिनेशन किताब उताब से भी देखिए, अपना थोड़ा सा समझ डेवलप कीजिए। अब आते हैं वर्ब कितने प्रकार के, मेन टॉपिक, क्योंकि यही तो काम करेगा आपको वॉइस में। वर्ब कितने तरह के, तो देखो वर्ब दो तरह के, वर्ब दो तरह के। एक है मेन वर्ब, ये पहले भी हम पढ़ाए हैं, टेंशन नहीं लगे, ठीक है, जो नया बच्चा है वो भी सीख जाएगा। अब दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब।
अच्छा, मेन वर्ब को एक और नाम से बोला जाता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? तो अगर डिफाइन किया जाए, जो सेंटेंस में मुख्य कार्य करता है, मुख्य कार्य करता है, या फिर कहो मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका निभाता है। क्या है मुख्य भूमिका निभाना? अरे यार, अभी तो बोले कि मुख्य भूमिका मतलब अवस्था बतला रहा हो, और क्या है? संबंध बतला रहा हो। और क्या है? अवस्था है, संबंध है, अधिकार बतला रहा हो। और क्या है मुख्य भूमिका उसका? काम बतला रहा हो। और क्या? यही सब अवस्था, संबंध, अधिकार, काम के बारे में बतला रहा हो। तो वैसा वर्ब जिससे डायरेक्ट अवस्था के बोध हो रहा हो, वैसा वर्ब जिससे डायरेक्ट संबंध का पता चल रहा हो, वैसा वर्ब जिससे डायरेक्ट अधिकार का पता चल रहा हो, वैसा वर्ब जिससे डायरेक्ट काम के बारे में पता चल रहा हो, उसे मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन एक्जुलरी वर्ब, तो एक्जुलरी वर्ब कुछ नहीं होता है। वैसा वर्ब जो ये हेल्पिंग वर्ब है, नामे है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। वैसा वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। अब कौन हेल्प करता है कहना थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे EJMR, नॉर्मली जो 8वां क्लास या 9वां क्लास या 10वां क्लास, मतलब जो नॉर्मल एवरेज बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि EJMR हेल्पिंग वर्ब है। बाबू, EJMR हेल्पिंग वर्ब भी है, और कभी कभी तो EJMR मेन वर्ब का भी काम करता है। तो कहाँ हेल्पिंग वर्ब, कहाँ मेन वर्ब, वो दोनों बताएंगे। ऐसे नॉर्मली सामान्य तौर पे आप लोग समझते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ है, ना, वो मेन वर्ब है। हाँ, अच्छा बात है, वो हमेशा मेन वर्ब की तरह यूज होता है, जिसके अंत में ना लगा रहे। देखो यहाँ लिख देते हैं मेन वर्ब। जिस शब्द के अंत में, पहचान है, डेफिनेशन नहीं है, जिस शब्द के अंत में ना लगा रही, पहचान है बाबू, ये डेफिनेशन नहीं है, पहचान है। ग्रीन पेन से जो लिख रहे हैं पहचान है, उसे हमेशा मेन वर्ब ही कहा जाता है। ये पहचान है, कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसको डेफिनेशन समझ के रट्टा मारते हैं, लगो और कहो कि तो डेफिनेशन बोल लेते हैं। ये पहचानने का तरीका है कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे। अब इत्तेफाक से गोल्ड बोलोगे कि गोल्ड माने सोना, तो वैसे तो देखो अलग हो गया। जैसे कि हम जिस राज्य में रहते हैं या जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं, बिहार से, अब बिहार की राजधानी पटना, तो पटना, अब पटना को तुम क्या बोलोगे? क्यों वर्ब है? नहीं है, और यहाँ अंतिम में ना है। देखो, अपवाद तो हर जगह एक दो रहता है, तो अपवाद को पकड़ के और एकदम वही लेके चलो कि आप गलती बता दी तो दिस इज़ द रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। देखो उतना चलता है, लेकिन 99.9999 जितना बैठा ना, हर जगह ये बात सही है कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है वो हमेशा मेन वर्ब होता है। देखो ध्यान से सुनो, हमेशा मेन वर्ब होता है, हमेशा मेन वर्ब होता है, वो हमेशा मेन वर्ब ही होता है। ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा मेन वर्ब होता है। इसका ये नहीं मतलब है कि सिर्फ वो ही मेन वर्ब है, और भी होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज भी मेन वर्ब होता है, लेकिन वो मेन वर्ब होने के साथ साथ एक्जुलरी वर्ब भी होता है। तो उसको कौन से कैटेगरी में रखा जाए, मेन वर्ब की एक्जुलरी वर्ब, वो तो कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। कैसे कैसे का भी जिक्र करेंगे। फिलहाल अभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा जिक्र कर लिए। मेन वर्ब क्या हो गया? तो वैसा वर्ब या सेंटेंस में जो मुख्य कार्य करता है, वैसा वर्ब जो सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाता है।
या मुख्य कार्य करता है। कार्य माने कार्य करना, अवस्था, अधिकार, संबंध बतलाना, मेन वर्ब हो गया। और हेल्पिंग वर्ब तो वैसा वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करता है या मेन वर्ब की सहायता करता है। देखो, अगर कोई वर्ब जो मेन वर्ब के सहायता कर रहा है तब तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर वही वर्ब मेन वर्ब की सहायता नहीं कर रहा है, अगर मेन वर्ब की सहायता नहीं कर रहा तो फिर हेल्पिंग वर्ब कैसे बोलेंगे? ध्यान से सुनिए, जैसे कि एक इंजीनियर है और एक जूनियर इंजीनियर है, तो अगर बड़ा इंजीनियर है तो इसको बोलेंगे जूनियर इंजीनियर, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है उसका। लेकिन अगर बड़का इंजीनियर चल गया, सीनियर जो है, और जूनियर इंजीनियर ही वहाँ पर बैठल है और वो एक महीना के लिए कहीं विदेश घूमने चला गया, तो अब एक महीना में जल्दीबाजी में रिजल्ट कौन लेगा? वही जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर ही सीनियर बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में, और आपके घर में आपके पिताजी हैं या माताजी हैं, मम्मी पापा हैं, और कोई सामान कुछ मांगने आ गया। होता था, हम लोग जब छोटा थे तो ऐसा ही होता था। हम किसी दोस्त से एक सामान मांगने गए थे, क्योंकि हम लोग के समय में चापाकल होता था। तो दोस्त से गए कि अरे यार, थोड़ा सा तुम्हारे यहाँ रिंच है ना, तोरा यहाँ रिंच हो ना, हो रिंचवा दे देना, चापाकलवा खोलना है। वो कोची कहता है कि हमारे दादा से पूछी ना, दादा नहीं रिंच देंगे, नहीं देंगे, रिंच नहीं हमारा, रिंच नहीं मिलता, भगा दिए थे हमको। सोचो, नहीं दिए। अब क्योंकि दुखड़ा क्या है सुना रहे, सब दुखड़ा नहीं सुना रहे, समझाते। हम कोई भी चीज़ फालतू में नहीं बकते हैं, सबका पढ़ाई से ही रिलेशन रहता है, समझाने के लिए बोलते हैं। अब मान लीजिए कि उसके घर में दादाजी थे, अगर उसके यहाँ दादाजी नहीं रहते ही नहीं, भगवान नहीं करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर उसके घर में दादाजी नहीं रहते, दादाजी नहीं रहते मतलब साल 2 साल के कहीं चले गए या 3-4 साल के लिए कहीं चले गए, दादाजी उसके नहीं है घर में, पापा भी नहीं घर में है, मम्मी भी घर में नहीं है, वही अकेले है, और वही घर में अकेले रहता है, पढ़ता है, लिखता है, सब चीज़ अकेले रहता है, और उसके यहाँ कोई सामान है, और अगर हम उसके यहाँ मांगे जाते तब तो दादाजी के बहाना नहीं करता हो, तब तो खुद कहता कि ठीक है ले जो यार, कहता ले जो, रिंचवेल लेना हो यार, ले जो रिंचवा, चापाकल जाके खोल ले। या तो दे ही देता या तो नहीं देता। तो जो भी फैसला लेता वो खुद लेता, दादाजी से पूछने नहीं जाता। या तो खुद कहता कि ठीक है हम रिंच दे देते हैं, या खुद कहता नहीं दबो, दादाजी नहीं घरे में हो। तो जो भी होता फैसला उसका होता, और जब वो खुद फैसला करता तो वही ने गार्जियन हो गया। है तो पोता लेकिन अभी गार्जियन वही। क्यों? क्योंकि दादाजी उसके घर में नहीं, पापा ने घर में है, मम्मी घर में नहीं। लेकिन जब दादाजी और पापा या मम्मी अगर कोई रहती है तो बच्चा बन जाता। हम तो बच्चा हैं, हमसे कुछ ही मांगता, हमारे पापा से मांगो, हमारे बाबा से मांगो, हमारे दादा से मांगो, हमारे मामा से मांगो, दादी से मांगो, ऐसे बोलता है। यानी कि अगर बड़ा है, उनके घर में कोई गार्जियन है तो बच्चा हो जाता है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो शेर बन जाता। हम ही गार्जियन हैं, हम ही जो है जो हम ही करेंगे। तो ऐसन का आदमी जो रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। पढ़ाएंगे कि तुरंत जस्ट आ रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि एक्जुलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का तो काम करवे करता है, लेकिन कभी कभी वो मेन वर्ब के भी काम कर लेता है। समझ में आया? हेल्पिंग तो हेल्पिंग है ये है, लेकिन कभी कभी मेन वर्ब के भी काम करता है। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ज़रा मेन वर्ब पे बाद में। देखो, हमेशा की तरह हम मेन वर्ब बाद ही में पढ़ाएंगे, मेन वर्ब का जिक्र अभी नहीं करेंगे। अभी हम तुरंत जिक्र करेंगे इसका, हेल्पिंग वर्ब का। चलो मेन वर्ब के जिक्र अभी हम जिक्र कर लेते हैं, मेन वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अभी हम जिक्र कर लेते हैं मेन वर्ब के, फिर हेल्पिंग वर्ब के जिक्र करेंगे बाद में। मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब 2 तरह के होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जिक्र करेंगे, भूलिए उसको छोड़ दीजिए। अभी आइए मेन वर्ब पे। मेन वर्ब 2 तरह के होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव
वर्ब। हिंदी में इसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। हिंदी तो हम जानते लिखे ले, सकर्मक लिख लीजिएगा और उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का क्या डिफिनेशन रट्टा मारोगे, समझ लो ना यार। देखो जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, 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 जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, अरे याद करवा रहे हैं तुमको यार। जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट आएगा तब ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे सर? ऑब्जेक्ट में तो डाउट है, तो ऑब्जेक्ट के पहचान करने के लिए हम टेंस में ही सिखा दिए थे। आप सेंटेंस में पूछना क्या या किसे, क्या या किसे, और क्या पूछने पर या किसे पूछने पर जो भी सामने से जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा उसी जवाब को आप ऑब्जेक्ट बोलिएगा। जो भी जवाब आ जाए उसी को ऑब्जेक्ट बोलिएगा। जैसे सुनो, पहले छोड़ो, लिखना तो है ही है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या बार बार लिखते रहेंगे। मैथ देखते हो तुम, मेरा मैथ देखना, हम आते हैं तो सिर्फ लिखते रहते हैं, बोलते कम है। तुम्हारे सामने अपना चेहरा कम दिखाते हैं, उसमें कम दिखाते हैं, इसमें ज़्यादा अपना चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। सोचो, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। नहीं 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 नहीं, क्या से जवाब नहीं मिला, क्या से जवाब नहीं मिला सर। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ मतलब क्या से नहीं मिला, किसे पूछो, मैं किसे पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं किसे पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मतलब जवाब मिला, मिला मिला, जवाब कौन मिला? तुम्हें, जवाब मिला तुम्हें। एक मिनट, अच्छा थोड़ा सा गेट लॉक कर रहे थे यार। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें, तुम्हें, तो जवाब मिला तुम्हें, इसलिए तुम्हें ऑब्जेक्ट है। अब सुनो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। पूछो किसे? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, किसे? तो किसे जब पूछोगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसमें जवाब नहीं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सोचो मैं क्या पढ़ाता हूँ, सोचो मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी है ऑब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस में क्या पूछने से और किसी सेंटेंस में किसे पूछने से, क्या किसे, क्या किसे, कहीं कहीं सेंटेंस में क्या पूछने से जवाब मिलता है और किसी सेंटेंस में किसे पूछने से जवाब मिलता है। तो क्या या किसे पूछने से जो जवाब मिलेगा वही वर्ड कहलाएगा ऑब्जेक्ट। फिर से ध्यान सुनो, मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, क्या गाता हूँ? गाना गाता हूँ, तो गाना ऑब्जेक्ट। अब कोई पूछता मैं गाना गाता हूँ, तो पूछता किसे गा, किसे के जवाब नहीं है यार, क्या किसे मतलब कोई आदमी कोई चीज़ रहेगा तबे न, जैसे कोई आदमी है तब ने बोलते किसे। जैसे मैं गायों को खिलाता हूँ, मैं गायों को खिलाता हूँ, मैं गायों को खिलाता हूँ, मैं गायों को खिलाता हूँ। अब तुम पूछोगे क्या खिलाता? अरे गधा, ये माफ़ करना, ठीक है, आदत है ऑफलाइन बोलने में तो यहाँ भी मुँह से निकल जाता है। मैं गायों को खिलाता हूँ, तो क्या खिलाता हूँ इस सेंटेंस में जवाब नहीं है। मैं क्या खिलाता हूँ इसका जवाब नहीं। हाँ, मैं किसे खिलाता हूँ? गायों को, मैं गायों को खिलाता हूँ, किसे खिलाता हूँ? गायों को। हाँ, अगर ऐसे बोलते हैं कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं किसे खाता हूँ? अरे किसे खाता हूँ नहीं बोलो, मैं आम खाता हूँ, मतलब मैं क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ।
तो क्या बोलने पर जवाब आएगा? तो अगर कोई सेंटेंस बोला जा रहा है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस भी पढ़ाएंगे, हैव ए पेशेंस वो भी पढ़ाएंगे। और उस सेंटेंस में क्या या किसे पूछिएगा, सेंटेंस में अपने अंतरात्मा से पूछना, अपने मन में एक सवाल पूछना, क्या या किसे। और ये दोनों वर्ड का अगर जवाब उस सेंटेंस में है तो वही जवाब ऑब्जेक्ट है। फिर से सुनो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। अब अंतरात्मा में सोचो, अपने आत्मा में सोचो, किसे जा रहा है? दिल्ली, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। किसे? किसे का जवाब नहीं मिलेगा इसमें। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, क्या के जवाब भी नहीं मिलेगा इसमें। मैं दिल्ली जा रहा हूं कल। मैं कब जा रहा हूं इसका जवाब मिलेगा, कब जा रहा हूं, कल। अरे कब के गोली ने मारो यार, नहीं मारता है तो बम मारो उसको, तोप मारो। कब थोड़ा बोले हैं, हम बोले हैं क्या या किसे। तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। अरे तो दिल्ली जो है वो जवाब कब दोगे? तुमसे अगर कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, तब नहीं बोलोगे मैं दिल्ली जा रहा हूं। कहाँ नहीं पूछना है, अपने अंतर आत्मा से पूछना है क्या या किसे। और क्या या किसे के बाद जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। कहाँ, क्यों, ये सबसे जवाब जो आता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाता। ऑब्जेक्ट क्या या किसे, उसमें भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ाएंगे। वो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट होता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया है कि हम वो सब बताने लगे। और नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, टाइम आने पर हम पूरा क्लियर कर देंगे। तो एक बात तो समझ गए कि जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तब उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलना। जैसे ध्यान से सेंटेंस को सुनो, सिर्फ सुनो यार। हम एक दिन और इसी तरह से भूग रहे थे, सिर्फ सुनना जरूरी है। मैं आम खाता हूँ, खाता, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। ईट के बाद है ए मैंगो, आम खाता हूँ, खाना के बाद आम है, मतलब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे ईट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अब खाली बोल देते आई ईट, तो आई, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, तो है ही नहीं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव। समझ गए? तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ गए। इंट्रांजिटिव क्या होता है? वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखो कुछ कुछ तो ऐसा नहीं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होता है, जैसे गो, कम, लाफ, विप, स्लीप, ऐसे ही सोचने की चीज़ है। ईटीसी ढेर सारा है। तो हाँ, ये एग्जाम्पल का है लिखे सर, इसलिए लिखे क्योंकि ये सब एग्जाम्पल हमेशा इंट्रांजिटिव है, हमेशा। जैसे दिमाग पे जोर डालो, मैं जाता हूँ। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, मैं जाता हूँ, जाता के बाद ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? कुछ लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा। अरे यार क्या कर रहे हो, जो मन में आता है जो धर के लगा देते हो, धज्जी उड़ा देते हो एकदम। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। अब प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना देते हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस के टाइम अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ाएंगे, जब अगर उसका बोध करवा रहे तो आप उसको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखते तो आप कैसे बरगला रहे हैं गलती चीज़? कहेंगे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो बहुत कुछ अभी बोले हैं। ऑब्जेक्ट जो प्योरली ऑब्जेक्ट है वो दो ही तरह से पहचान होता है, क्या या किसे। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, वैसे तो फिर दुनिया में हर चीज़ें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर हर एक वर्ब ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का तो नाके नक्शा बिगाड़ दीजिएगा। हम जो बता रहे हैं वही 100% सही नहीं है, 500% सही है। श्योरली यही है कि ऑब्जेक्ट की पहचान क्या या किसे से होता है। अब जरा सोचो गो के बारे में, मैं जाता हूँ, मैं क्या जाता हूँ, मैं किसे जाता हूँ।
क्या जाता हूँ, नहीं किसे जाता हूँ तो अगर कोई पूछवो करेगा तो ये भले पूछेगा मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं कब जाता हूँ, क्या या किसी से नहीं पूछेगा। तो जब क्या या किसी से पूछवे नहीं करेगा तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब, और हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब भी सब रहता है। जैसे मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, अरे क्या रो रहे हो, तो बोलेगा आंसू रो रहे हैं। अरे यार आंसू रो रहे हैं, रोने के लिए आंसू निकलना ज़रूरी है। कुछ इंसान बिना आंसू निकले भी रोता है, मन मन में रोता है, आँख से पूरा एकदम झलकता है लेकिन आंसू तक के नहीं निकलता। चेहरे की एक्सप्रेशन इतना एकदम बिगड़ जाता है, जब वो सोचता है ना तो चेहरा एकदम पूरा बिगड़ जाता है उसका, मतलब अजीब से दुख में सुख से ऐसा लगता है गुजरता है ना, एकदम चेहरा अजीब से लगता है जैसे कि कुछ घटित हो गया, मतलब रोने वाला एकदम एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन बना देता है कि रो पड़ेगा एकदम, मतलब कह नहीं सकते, रो जाएगा वो, लेकिन सिर्फ देख कर लगता, ठीक है, ऐसा देख के लगता है कि रो जाएगा। हाँ तो क्या रो रहा है इसका जिक्र आप नहीं कर सकते हैं, किसे रो रहा है जिक्र, हाँ क्यों रो रहा है कह सकते हैं। इसका मतलब विप हमेशा इंट्रांजिटिव है। ऐसे बहुत सारे वर्ब के पहचान पैसिव वॉइस में हम करवाएंगे, आप टेंशन ले लीजिए। फिलहाल तो ट्रांजिटिव आप समझ गए हैं, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, मतलब जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहते हैं, जैसे गो है, वाक मैंने टहलना, मैं टहलता हूँ, मैं टहल रहा हूँ, क्या टहल रहा हूँ जवाब नहीं दे सकते हो, कहाँ टहल रहा हूँ ये भले आप बता सकते हैं, क्यों टहल रहा हूँ ये आप भले बता सकते हैं, क्या क्या जवाब नहीं दे सकते। मैं हंस रहा हूँ पूरा हंस रहा है, क्या हंस रहे हो यार, मतलब हंसने का कारण आप भले बता सकते हैं, क्यों हंस रहे हैं, कहाँ हंस रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बतला सकते हो कि क्या हंस रहे हैं। क्या हंस रहा हूँ, अरे जवाब नहीं आएगा यार, क्या हंस रहा हूँ। जैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये भले बोल सकते हैं इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, चांस बनता है, लेकिन हंसने के बाद ऑब्जेक्ट वाला चांस नहीं बनता। अब बोलोगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, आई एम लाफिंग एट यू, लग गया, हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर कोई बोले कि ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है तो लगा देंगे प्रीपोजिशनल, और हर एक वर्ब को हम बदल देंगे ट्रांजिटिव में, बनाओ। तो फिर क्या होता है, कंडीशन लगा दिया जाता है उसमें कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट। अरे तो वही तो बोलो ना यार, वर्ब के बाद तो प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन के जिक्र नहीं करना है, वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट क्या या किसी से होता है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आधे घंटे का क्लास या 1 घंटे का जो भी क्लास बनाओ क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, और वर्ब के 2 टाइप, वर्ब 2 तरह के, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम जिक्र किए 2 तरह के, एगो ट्रांजिटिव एगो इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, जैसे इट ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी, वो डिपेंड करता है सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल हो। लेकिन कुछ तो ऐसा वर्ब है जो हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। अब आप सोचिए, आप एक काम कीजिए, आपको आज टास्क देते हैं और ज़रा दिमाग पे जोर डालिए, कुछ नहीं करना, दिमाग पे जोर डालिए और 5 गो इंट्रांजिटिव वर्ब लिख के बताइए। सोचिए कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, क्या या किसे नहीं आ सकता है, 5 गो। एक काम कर, वीडियो को अभी रोको, अभी के अभी तुरंत रोको, नहीं तो मोबाइल में हिल के आएंगे, हम लिख देंगे कॉपी में। तो अरे अभी रोकिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए 5 गो इंट्रांजिटिव वर्ब लिखो, 5 गो। और आई शपथ कि अगर 10 गो स्टूडेंट का भी जवाब नहीं आया ना तो हम पक्का कहते कि नहीं पढ़ाएंगे हम कल से इंग्लिश। क्यों पढ़ाएंगे इसे यार, हाँ हम इतना घटिया पढ़ाते तभी नहीं इतना लोग देखते हो, आते हो, चले जाते हो। अगर 10 गो के भी कमेंट नहीं रहा ना इंट्रांजिटिव वर्ब के, आप गूगल पे सर्च कीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब का लिस्ट, यूट्यूब पे किसी और टीचर का सर्च करो अगर तुमको लगता है तो, और हमको बता, गूगल पे ही मिल जाएगा यार, कहीं से भी तुम सर्च करो, दिमाग पे जोर डालो इंट्रांजिटिव वर्ब। आप चलो 5 गो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं, आप 3 गो इंट्रांजिटिव वर्ब सोचिए इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत सारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्लीप है, वीप है, लाफ है,
सोचो जिसके बाद क्या या किसे नहीं आ सकता है। कोई जैसे मैं याद कर रहा हूँ, किसे याद कर रहा हूँ, हाँ याद किसे याद कर रहा हूँ, ओकरा याद कर रही, तो याद करना ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसको नहीं 3 गो वैसा भर बताइए, 5 गो नहीं, छोड़ो 5 गो, मात्र 3 गो, 3 गो आप लिखिए जो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और कम से कम 10 विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए कल शाम तक। तो पक्का कि थोड़ा सा हम हट के टीचर हैं, ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। कम से कम 10 विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ भाई 10 विद्यार्थी कम से कम रेगुलर वे में पढ़ रहा है। एक ही विद्यार्थी 10 को जवाब मत देना, 10 विद्यार्थी के जवाब। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद, ठीक है, गुड बाय, सी यू टुमारो। और साथ ही साथ गुड नाइट, क्योंकि रात भी हो गया है, बहुत लेट हो गया है।